कि कैलाश विजयवर्गीय मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार गया तो बंगाल में आसान होगा नहीं फिर? नहीं, बिहार और बंगाल में बहुत दूरी है और बिहार की राजनीति अलग है, बंगाल की बिल्कुल अलग है। और वहाँ पर जिस तरीके की हिंसा की राजनीति है उससे लोग बहुत परेशान हैं। लगातार वहाँ हिंसा हो रही है। ठीक है, अगर सरकार आपकी बनती है, ठीक है जी, अगर सरकार बनती है 30-40 सीटों का फासला रहता है, तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे कैलाश जी? ये तो हमारे हाईकमान पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, ठीक है, कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है जी जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए अगर हमारे साथ, हम आपको और भी जो तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जल्दी से आपको सुनाते हैं, केसी त्यागी जेडीयू के सेक्रेटरी जनरल है, क्या वो कह रहे हैं, एक बार सुनिए। सर, इस वक्त जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, उस परिस्थिति के हिसाब से आप क्या देख रहे हैं जो चुनाव नतीजे आने वाले समय में आएंगे? देखिए, ये बहुत असाधारण परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। 1918 के बाद मानव जाति के इतिहास में ऐसा महामारी प्रकोप नहीं हुआ जैसा इस वर्ष हुआ। 1930 की जो महामंदी है उससे बड़ी महामंदी है। पलायन अपने शिखर पर था, खासतौर से जो पूर्वी भारत है, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, आसाम हो, उड़ीसा हो या पश्चिमी बंगाल हो, यहाँ के लोगों ने ऊंचे पैमाने पर रोजगार की तलाश में पलायन किया। लॉकडाउन के बाद स्थानीय सरकारों ने उनकी मदद नहीं की और उनको वापस जाना पड़ा अपने घरों पर। यद्यपि WHO की, मोदी जी की, नीतीश जी की संयुक्त लाइन थी कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, जो जहां है वहां रहे, उसका प्रयोग भी हम लोगों के विरुद्ध ही माना गया। और नीतीश कुमार जी RJD से नहीं लड़ रहे थे, वो प्राकृतिक प्रकोप से लड़ रहे थे, कोरोना से लड़ रहे थे। और जो हमारा संख्या बल कम हुआ है उसकी बड़ी वजह यही है। संख्या बल के पीछे जिस तरीके से LJP की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे मुख्यमंत्री के ऊपर, क्या उसको भी आप जिम्मेदार मानते हैं? क्या सिचुएशन इस वक्त जो बन रही है उसके हिसाब से आप देख रहे हैं? देखिए, LJP सहयोगी पार्टी थी। केंद्र सरकार में आदरणीय रामविलास पासवान जी मंत्री थे, उनके सुपुत्र पार्टी के अध्यक्ष थे, जो RJD से कम और JDU और नीतीश कुमार से ज्यादा लड़ रहे थे। तो बिखरता हुआ कुनबा और विकृत होती छवि भी इसमें सहायक साबित हुई। JDU की जो अभी वर्तमान स्थिति है, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप किसको जिम्मेदार मानते हैं जो कि सीटें कम हो रही हैं? नहीं, सिर्फ कोरोना और कोरोना दुष्प्रभाव। कोरोना के ऊपर आपने सारी बातें डाल दी सिर्फ। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से विकास, रोजगार की बात कही गई, उन तमाम चीजों को लेकर के भी सवाल उठते रहे। पिछले 8 महीने में सारी परिस्थितियां बदली हैं। जिस पार्टी को 1 साल पहले लोकसभा चुनाव में मात्र एक भी सीट न मिली हो, जिस पार्टी को 243 के सदन में 218 सीटों पर हार मिली हो, वो अचानक कोरोना पीरियड में इतनी डार्लिंग पार्टी कैसे बन सकती है? इसके अलावा जो डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही थी, क्या उस इंजन में किसी भी तरीके की दिक्कत है जिस वजह से सीटें डाउन? महत्वपूर्ण मुद्दा। एक तरफ उन्होंने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में RJD ने एक भी सीट हासिल नहीं की थी, ऐसे में अचानक से वो बड़ी पार्टी कैसे बन गई? इसके पीछे का तर्क उन्होंने दिया कि अगर हमारी सीटें कम हो रही हैं तो इसके पीछे मात्र और एक बड़ी वजह वो है कोरोना। कोरोना के कारण हमारी ये स्थिति हुई है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, सुरेश पासवान RJD से जुड़ चुके हैं, अरविंद वाजपेयी जी LJP से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अखिलेश प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सईद अंसारी आ चुके हैं कुछ जबरदस्त जादुई आंकड़े के साथ। सईद, सिर्फ 3 का ही फर्क, ये देखिए शानदार तरीके से। सईद जी, कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। आप सीधे ड्रोन से एंट्री मार रहे हैं।
जैसे रिजल्ट हवा में लटक रहा है, सैयद अंसारी आप भी हवा में ही हैं, अभी देखिए। सही जी, आवाज मिल रही है क्या? कि हाँ, 237 सीटों के रुझान आए हैं। अगर 243 के भी आ जाते हैं तो क्या स्पष्ट बहुमत बिहार में किसी को नहीं मिल रहा है? एनडीए हो या आरजेडी हो, दोनों किसी को भी स्पष्ट बहुमत यहां पर मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 237 के रुझान आ गए हैं। 111 पर आरजेडी, 106 पर एनडीए। मतलब यह हुआ कि अगर 243 के रुझान भी हमारे पास आ जाते हैं और स्थिति यही रही तो किसी को भी, अगर बाकी के सारी सीट्स भी चले जाते हैं तो सीधे सीधे क्या आप ये कह सकते हैं कि यहां पर स्पष्ट बहुमत बिहार में किसी भी दल को नहीं मिल रहा है? हां, ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल में जिस तरह से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ आरजेडी बढ़ रही थी, वो यहां पर नहीं हो रहा है। जो नतीजे आने शुरू हुए हैं, जो रुझान इस वक्त आने शुरू हुए हैं, उसमें कम से कम आरजेडी बहुत ज्यादा यहां पर दुखी होगी। कांग्रेस को पिछले बार के मुकाबले सीटें ज्यादा जरूर बढ़ी हैं, अच्छा प्रदर्शन उसने जरूर किया है, लेकिन यह सच्चाई है कि मुश्किल हो जाएगी। और ये जो अन्य 20 हैं, ये क्या ये बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभा पाएंगे? क्या बिहार में एक बार फिर से जोड़ तोड़ की राजनीति होगी? क्या बिहार में एक बार फिर से एनडीए और एनडीए का बड़ा पार्टनर बीजेपी, क्या बीजेपी इस स्थिति में होगी कि वो सरकार अपनी बना ले? क्योंकि बीजेपी ने कई मौकों पर यह सिद्ध किया है कि अगर विपरीत परिस्थितियां हैं, अगर हमारी सीटें कम हैं, तो हां, हम लोगों को साथ लाते हैं, हम सरकार बना पाते हैं। तो क्या बिहार में अब बहुत गंभीर स्थिति पैदा होने वाली है? देखिए, एक बार फिर से आप देख लीजिए, 237 के रुझान, 109, 108, बेहद कांटे की टक्कर। एनडीए आरजेडी बिल्कुल आसपास, बिल्कुल बराबर। और बची हुई सीटों को किसी भी एक तरफ जोड़ दीजिए, चाहे वो एनडीए के साथ जोड़ दीजिए, चाहे आप आरजेडी के साथ जोड़ दीजिए, स्पष्ट बहुमत 122 का आंकड़ा यहां पर पार नहीं हो पा रहा है किसी भी तरह से। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश जी, कल रात तक जो आपको लग रहा था कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर हम सरकार बना लेंगे, रणदीप सुरजेवाला पहुंच गए थे, भविष्य की रणनीति आपने बनानी शुरू कर दी थी, फ्यूचर प्लानिंग आपकी शुरू हो गई थी, मुश्किल होता हुआ लग रहा है आपको, कैसे मैनेज करेंगे आप? नहीं, अभी भी हमें पूरा विश्वास है कि हमारा महागठबंधन स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेगा। करीब जब 6-7 राउंड हो जाएंगे। कैसे करेगा? 238 रुझान अभी की बात कीजिए ना सर, अभी की बात कीजिए। 238 है, 111 में बाकी बची भी जोड़ दीजिए, 122 पर नहीं पहुंच रहे हैं आप। अभी के रुझान पे सरकार बन रही है क्या? आप अभी के रुझान पे बता रहे हैं, अभी के रुझान पे सरकार राज्यपाल के यहाँ लोग जा रहे हैं क्या बताने कि हमें ओथ करा दीजिए? पूरा गणना तो होने दीजिए। अरे अखिलेश जी, 12 बजे के बाद 12 बजे नहीं, आज तो अच्छा दिन है सर आपके लिए, खुश होने का दिन है। इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? बढ़िया तिलक लगा के, लाल जैकेट पहन के आप बैठे इतनी सुंदर, भाई मैं नाराज, और फिर नाराज भी हो रहे हैं। मैंने तो अब आपको लगता है मैं नाराज हुआ? आप कह रहे हैं अभी पे बताइए। अरे अभी तो प्रतिक्रिया तो दीजिएगा कि वो भी नहीं दीजिएगा? प्रतिक्रिया तो दे रहा हूं ना, कि मैं तो कह रहा हूं कि हम स्पष्ट बहुमत पाएंगे। मैंने कहा 6-7-8 राउंड हो जाने दीजिए, एकदम 6-7-8 राउंड के बाद लगभग 12 बजे के आसपास ही स्टेबल करीब काउंटिंग में आता है। लेकिन अखिलेश जी, 238 रुझान है, उसमें कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले 3 सीट कम पर ही बढ़त पर दिख रही है अभी तक। अभी तक है ना, अभी तो बहुत से उथल होंगे ना। अभी कहीं 3 राउंड हुई होगी, कहीं 2 राउंड काउंटिंग हुई होगी, 4 राउंड हुई होगी, 22-24 राउंड की काउंटिंग होती है। आधे पे तो पहुंचने दीजिए। हमें पूरा विश्वास है जिस प्रकार का जनता का रुख था बिहार में, उससे हमें पूरा विश्वास है कि महागठबंधन को अपने बल पे सरकार बनाने से ज्यादा बहुमत संख्या बल मिलेगा और बनेगी सरकार। देखिए, एक बार फिर वही हिस्सा आ गया जो हम दिखा रहे थे, स्ट्राइक रेट। सर एक सेकंड, मैं आ रही हूं आपके पास। ये आज के ग्राफिक्स की सबसे दिलचस्प चीज है। आपको पॉलिटिक्स में जो समझना है, यही पूरी कहानी हर पार्टी की आपको बताएगी। बीजेपी वर्सेस आरजेडी, आप स्ट्राइक रेट देखिए, 55% अगर इधर बीजेपी का स्ट्राइक रेट अभी तक है, तो वहीं पर 45 स्ट्राइक रेट आरजेडी का है। यह बताता है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस स्ट्राइक रेट के मुताबिक बेटर है इस वक्त सीटों पर। वहीं आप दूसरी तरफ जब जेडीयू वर्सेस आरजेडी देखते हैं, तो देखिए जेडीयू कैसे फिसलती है और स्ट्राइक रेट वहां आरजेडी की कहां से कहां पहुंच जाती है। यह स्ट्राइक रेट आपको बता रहा है हर पार्टी की परफॉर्मेंस का। लेकिन यही सवाल हम लिए चलते हैं। सुरेश पासवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हुए हैं, आरजेडी के नेता हैं। पासवान जी देखिए, बीजेपी के मुकाबले जब स्ट्राइक रेट की बात होती है, अभी जाहिर तौर पर सीटों में लीड आपकी है, लेकिन बीजेपी के साथ स्ट्राइक रेट की बात होती है तो उनकी परफॉर्मेंस आपसे बेटर है। कुल मिलाकर मैं ये नहीं कहूंगी अभी सीटों के रुझान को देखकर कि वो बेटर स्थिति में है, लेकिन इतना जरूर है कि एक कांटे की टक्कर उधर से भी मिल रही है जिसमें बीजेपी का बड़ा रोल है। पासवान जी देखिए, सबसे पहले तो हम बिहार के 12 करोड़ जनता को सैल्यूट करते हैं कि जो हमारे महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो एजेंडा सेट किया, रोजगार के सवाल पे, गरीबों के सवाल पे, किसानों के सवाल पे, मजदूरों के सवाल पे, उस एजेंडा पर बिहार की जनता ने न सिर्फ विश्वास किया बल्कि उसको अपने मत के द्वारा उसको जो है प्रकट करने का काम किया है। इसलिए स्ट्राइक रेट जिनका जो हो, लेकिन बिहार की जनता ने बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, रोजगार के लिए और बिहार में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए और कार्रवाई के लिए अपना मतदान करने का काम किया है, जो रुझान में स्पष्ट हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह जीत जनता की जीत होगी। यह जीत न तो किसी एक व्यक्ति का जीत है, न किसी एक व्यक्ति का हार है। सुरेश जी, वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन एनडीए 107, आप 113, मतलब ये कांटे की टक्कर। और देखिए, ये जो 18 अन्य है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो दावा आपकी ओर से किया जा रहा था लगातार, वो तो अभी के रुझानों में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, पूरा एक तरफ से पूरा देश और 33 हेलीकॉप्टर से लोग जो है जुमला पढ़ा रहे थे बिहार के लोगों को, और एक तरफ से अकेला तेजस्वी यादव सबका मुकाबला कर रहे थे और जनता को अपने पक्ष में जो है अपनी बातों से, अपने वादों से और बिहार के भविष्य के निर्माण के लिए बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए। एक बार वाजपेयी जी बड़ा चुपचाप बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं क्या? वाजपेयी जी कोई एक और पूछेगा इधर से या उधर से तब बोलेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है स्थिति में आ जाएंगे कि कोई ना कोई आके पूछे कि आओ। और नीतीश को अगर घट जाती हैं सीटें तो बताइए, आप जाएंगे सरकार बनवाने उधर? वाजपेयी जी से